जो भी बंदा मेरी तरह कनाडा फर्स्ट टाइम आता है, चाहे वो पीआर पे आए चाहे वो टीआर पे आए, जॉब की मारामारी इतनी ज्यादा हो गई है, लोग इतने ज्यादा हो गए कि यहाँ पे अजीब हाल हो गया है। क्या सिचुएशन हो गई है कि लोग यहाँ पे अनसेफ अपने आप को महसूस करते हैं। अगर मिसिसागा, ब्रैम्पटन और उसकी बात करूँ, जैसे मुसलमानों के बच्चों को समझ लो एक और एडिशनल पॉइंट जो है वो फेस करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही समझ लो नेगेटिव पॉइंट है। किसी भी हॉस्पिटल जाएंगे तो यहाँ पे 8 से 10 घंटे का आपको जो है वो वेटिंग पीरियड होगा। यूएसए चले जाते हैं, बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट वगैरह जा रहे हैं, कुछ लोग तो पाकिस्तान इंडिया वापस जा रहे हैं। Yeah, I'm speeding 91, drunk driving, losing all intention, falling. Once I was living for the passion. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू अशर सना व्लॉग्स। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या चक्कर चल रहा है भाई, अशर सना व्लॉग्स वाले मतलब व्लॉग बनाते बनाते ये इसमें जगह पे आके कैसे बैठ गए। तो मैंने सोचा कि यार इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर और फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर काफ़ी जो है वो मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक हमारे पास आया हुआ था कि यार इस बारे में भी आप बात करें। तो थोड़ी बहुत मैंने कहा कि व्लॉग तो चलते ही रहेंगे, अपना वो एक सिस्टम चल रहा है कनाडा में, अल्लाह का शुक्र है। जो रिक्वेस्टेड टॉपिक आ रहा है इस वक्त उसके बारे में हमें जो है वो डिस्कस करना चाहिए और वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। तो आज इसी बारे में है। आप लोग थंबनेल और टाइटल डेफिनेटली देख के समझ गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो है रिवर्स माइग्रेशन ऑफ कनाडा। मतलब रिवर्स माइग्रेशन जो कनाडा के अंदर इस वक्त चल रही है उसको लेके, जो 2000 समझ लो 22-23 से जो है वो शुरू हुई है और 24 में भी थमने का नाम नहीं ले रही है। और तकरीबन अगर 23 का मैं एक स्टैट्स उठा के देख लूँ एक रफ तो तकरीबन 60,000 से 1 लाख लोग यहाँ कनाडा से जो है वो छोड़ छोड़ के दुबई जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं और दूसरे मिडल ईस्टर्न कंट्री जा रहे हैं। इवन इंडियंस की बात करूँ अगर, तो वो इंडिया वाले काफ़ी जो है वो ऐसे भी हैं जो इंडिया वापस जा रहे हैं। इवन वो सिटीजनशिप को भी अपनी गिव अप कर रहे हैं, क्योंकि सिटीजनशिप अगर वो एक दफ़ा ले लेते हैं तो उनको इंडिया में जाके जॉब्स मिलने में और काफ़ी चीज़ों में बिजनेस करने में काफ़ी मुश्किलात होती हैं। तो ऐसे कौन कौन से 7 सॉलिड रीजंस हैं जिसकी बेस के ऊपर ये तमाम माइग्रेंट्स जो मतलब चाहते थे कि हम कनाडा को, एक कनाडा का ड्रीम होता था, जैसे कहते थे ना कि भाई कैनेडियन ड्रीम, तो कनाडा का जो एक ड्रीम होता था, एक ड्रीम लाइफ होती थी कनाडा की, तो क्या वो हाइप अब ख़त्म होती जा रही है? क्या कनाडा का जो नमक था वो अब ख़त्म होता जा रहा है? वो चीज़ दम तोड़ गई है कनाडा की लाइफ में, लोगों को मज़ा नहीं आ रहा? वो क्या रीजंस हैं, वो क्या मसले मसाइल हैं, वो क्या स्ट्रगल्स होती है जो लोगों की यहाँ पे लाइफ में ख़त्म ही नहीं होके दे रही है किसी तरह? जब वो कनाडा आते हैं क्या ख्वाब लेकर आते हैं, क्या सोच के आते हैं, और उसके बाद उनको जो है वो जो रियलिटी होती है यहाँ कनाडा आते लैंड करने के बाद ही डे 1 से जो उनको टीका लगता है, जो उनको झटके लगते हैं कनाडा में आते ही खतरनाक किस्म के, आज उसी जो 7 सॉलिड रीज़न है मेरे हिसाब से, जो मैंने 1.5 साल में कनाडा को थोड़ा बहुत देखा है, और जो पुराने 10-10 15-15 साल 7 साल 8 साल पुराने लोग हैं, उन तमाम कैनेडियंस जो पुराने कैनेडियंस हैं, जो सिटीजनशिप वाले कैनेडियंस हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं कनाडा के बारे में, और आया वो सोच रहे हैं कि मतलब वो छोड़ के चले जाए, नहीं जाए, क्या करें? जो 7 सॉलिड रीजंस हैं जो मैंने उनसे भी पूछे इसी बारे में, तो वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी चीज़ें हो मतलब आपको थोड़े बहुत अपने भी, जो मैंने 1.5 साल के अंदर कनाडा को देखा है, जो अपने एग्जाम्पल थोड़े बहुत दे सकूं कि जो चीज़ें देखी हैं कनाडा के अंदर अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुम लोग चैनल पे नए हो, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को शेयर कमेंट लाइक ज़रूर किया करो, और ये वीडियो तो शेयर करने वाली बनती है जो लोग कनाडा में 2024 में आना चाहते हैं या आने का सोच रहे हैं, या फिर अभी जो है वो बीच में गो थ्रू कर रहे हैं कि यार अभी टेस्ट दे रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उनके लिए तो समझ लो बहुत ही काम की वीडियो है। पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि भाई मैं कौन हूँ। मेरा नाम अशर है, काफ़ी लोग नए भी होते हैं, तो इसलिए मैं सोचा कि आपको दोबारा से एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। और 2022 में मैं कनाडा में पीआर के ऊपर लैंड किया था, टोरंटो के बड़े जो सबसे बड़ा ऑब्वियसली शहर है टोरंटो के अंदर, और मैंने पाकिस्तान से मूव नहीं किया था, मेरा ओरिजिनल पाकिस्तानी है, बट मैं आया था ऑस्ट्रेलिया से। 2012 में मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया था अपनी वाइफ के स्टूडेंट वीज़ा पे, स्पाउस वीज़ा पे, और वहाँ पे फिर 10 साल समझ लो लगा के अपने सारे वीज़े कंप्लीट करके, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया में पीआर के मसले मसाइल थे, तो फिर मैं कनाडा मूव कर गया, क्योंकि वो कहते हैं ना कैनेडियन ड्रीम होता है कि यार कनाडा का पासपोर्ट भी जो है वो बराबर ही होता है और सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने सोचा कि यार चलो कनाडा मूव कर जाते हैं। कनाडा इज़ अ बिग कंट्री, और ऑब्वियसली यूएसए जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है उसके बराबर में है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होगा। सो एनीवे, जब हम लोग यहाँ पे आए शुरू में कनाडा के अंदर, तो आते ही हमें बड़े बड़े झटके लगे, और वो सारी झटकों की जो सारे मसले मसाइल थी,
स्ट्रगल थी वो वीडियोस हमने ऑलरेडी अपने ही इस चैनल के ऊपर बनाई हुई हैं। तो अगर तुम लोग नए हो, अभी तक देखा नहीं है, तो जाके वो चीज़ें देख लेना। लिंक यहाँ पे आ रहा होगा ज़रूर, डेफिनेटली। तो तुम लोग क्लिक करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या थी, क्या स्टोरी नहीं थी। तो जो 7 सॉलिड रीजंस की मैं आज बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, वो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, अपने लैपटॉप में सामने रखा हुआ है, तो मैंने लिखे हुए हैं सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि जो 7 सॉलिड रीजंस हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है, जो भी बंदा मेरी तरह कनाडा फर्स्ट टाइम आता है, चाहे वो पीआर पे आए, चाहे वो टीआर पे आए, वर्क परमिट पे आए, या फिर स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आए, हर बंदा सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टास्क उसका ये होता है कि भाई हमें किसी भी तरह कोई जॉब मिल जाए, इवन घर से भी पहले। तो क्योंकि वो ये होता है कि अगर आप एक दफ़ा एक जॉब मार्केट में आप घुस जाते हैं और आपकी जॉब चलती रहती है, अब वो रिगार्डलेस किसी भी तरह की जॉब हो, वर्क फ्रॉम होम जॉब हो, आप कहीं जाके कोई काम कर रहे हो, या किसी भी तरह की जॉब हो, हमारे कनाडा में डॉलर्स बनने शुरू हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क तो ऑब्वियसली जो भी आप लोग आ रहे होंगे या जो मौजूद होंगे, ऑब्वियसली सब लोगों का, आप लोगों का यही रहा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क होता है भाई रहने की जगह, मतलब हाउसिंग के मसले, कि हम रहेंगे कहाँ पे, ऐसा घर हो जो अच्छा हो, लिविंग स्टाइल भी अच्छा हो, साफ सुथरा घर हो, और जो है वो उसके में करीब भी हो, जॉब से भी करीब हो, सारी चीज़ें भी टिक करता हो, ग्रोसरी स्टोर से भी करीब हो, जिम या मस्जिदें या जो भी आपका रिलीजियस प्लेसेस होते हैं वहाँ से भी करीब हो। तो दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आज की वीडियो में वो हाउसिंग का होने वाला है। इसी तरह जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हम जैसे फैमिली वालों के लिए भाई, वो होता है मेडिकल और हेल्थ रिलेटेड मसलों का, मतलब हॉस्पिटल्स का, या हॉस्पिटल में जो वेटिंग टाइम्स हो रहे हैं, या फिर वहाँ पे किस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है, या वहाँ पे आपको कितना कितना मतलब इंतज़ार करना पड़ता है, क्या ख्वारियाँ काटनी पड़ती हैं, कितनी दूर हॉस्पिटल्स हैं, जनरल प्रैक्टिशनर जो होते हैं, नॉर्मली एमबीबीएस डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं, तो वो आपको कितनी जल्दी मिल जाते हैं, जो आपका फैमिली डॉक्टर वगैरह जो कनाडा में कहलाता है। इसी तरह चौथा आपका जो पॉइंट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आजकल के कोविड के बाद अगर दौर में, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग का सबसे जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या चल रही है, रेंट्स क्या चल रहे हैं, और ग्रॉसरी की क्या प्राइसेस चल रही हैं आजकल कनाडा के अंदर, हाई हुई है, लो हुई है, या फिर मीडियम पे चल रही है, आप अफोर्ड कर सकते हो, चीज़ें नहीं कर सकते, गाड़ी खरीद सकते हो, कोई घर आगे का ले सकते हो, ये सारी चीज़ें आपकी जो है ना कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर ही होती हैं। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर आप लोगों की बहुत ज़्यादा हाई होगी और आपकी जो जॉब से इनकम आ रही होगी वो डेफिनेटली अगर कम होगी, तो आपके लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद पांचवा जो सॉलिड पॉइंट होता है वो मिनिमम वेज का होता है। किसी भी कंट्री, हम अपने पाकिस्तान से कहीं से भी आप मूव कर दें इंडिया से, तो आपको ये देखना होता है कि मतलब जो मिनिमम वेज है वो आप कि अप टू द मार्क है कि नहीं है, कि आप अपनी, अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हो तो आप अपनी फीस और अपनी लिविंग कॉस्ट और अपनी जो है वो खाना पीना, ये सब चीज़ें निकाल लोगे या नहीं निकालोगे। इसी तरह अगर आप लोग किसी अपनी फैमिली के साथ मूव कर रहे हो तो आप अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब रेंट और अपनी जो है वो ग्रॉसरी के बिल, घर की अगर आपको कोई मॉर्गेज देनी है, गाड़ी की अगर आपको कोई लीजिंग या फाइनेंसिंग करवानी है, अगर कोई नया मोबाइल खरीदना है तो आपको वो चीज़ें करनी है, तो आप आया वो अफोर्ड कर लोगे या नहीं करोगे, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो मिनिमम वेज इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह जो आपका जो छठा बड़ा पॉइंट होता है वो हम जैसे मुसलमानों के लिए, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे लिए बच्चों के स्कूल्स का होता है। और आजकल यहाँ पे कनाडा में आपको पता है कि नए नए जो है वो रूल्स पास हो गए हैं। अब ये डिपेंड करता है प्रोवेंस टू प्रोवेंस कि आपको वहाँ पे क्या किस तरह के स्कूल्स हैं और वहाँ पे स्कूल्स में किस तरह की एजुकेशन दी जा रही है। स्पेशली अगर मैं मुसलमानों की बात करूँ या फिर क्रिश्चियन की बात करूँ, तो उन लोगों को, बच्चों को, उनके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं LGBTQ को लेके, क्योंकि उनके ऊपर ज़बरदस्ती वो चीज़ें थोपी जा रही हैं जो वो एक्सेप्ट नहीं होता उनको। बट ये है कि ऑब्वियसली आप ज़ाहिर है ऐसे मुल्क में आते हैं तो आपको वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, और एक्सेप्ट ना भी करें तो भी आप उसके खिलाफ ज़ाहिर है ऑब्वियसली कुछ बोल नहीं सकते। तो फिर आपके पास दूसरा क्या तरीका होता है जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी साथ में जो है वो लास्ट जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से जो गर्मी वाले मुल्क होते हैं या जो नॉर्मल मीडियम जो वेदर होता है, उनके पास सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, नॉर्मल वेदर भी होता है। तो वेदर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने मतलब ऐसा एक्सट्रीम वेदर जहाँ -45 हो जाए, हम लोग रहते हैं कनाडा के चौथे बड़े शहर कैलगरी के अंदर, ये एल्बर्टा जो प्रोविंस है उसके सबसे बड़ा शहर है। तो यहाँ पे कभी कभी विंटर के अंदर -45, 50 भी हो जाता है। एडमिंटन की बात करूँ, अगर कैलगरी की बात करूँ, साथ ही में सस्केचुअन के अंदर भी बहुत ज़्यादा हार्श कभी कभी विंटर होता है। इस साल तो एनीवे विंटर कुछ माइल्ड रहा है, मगर हमेशा से कनाडा का जो विंटर है वो काफ़ी डिप्रेसिंग होता है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है, और बहुत मसले मसाइल होते हैं विंटर को लेके। तो वो उस चीज़ की हमें डेफिनेटली जो पाकिस्तान इंडिया वाले होंगे वो रिलेट कर सकते होंगे कि हमें इन तमाम चीज़ों की कोई आदत नहीं होती, और बड़ा मुश्किल होता है हमें उस विंटर के साथ, उस हार्श वेदर के साथ कोप करना। तो ये 7 पॉइंट्स थे जिसके बारे में हम आज छोटी मोटी बात करेंगे कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा
रहा और जो मैंने दूसरे लोगों से बात की उनका कैसा रहा। 5 minutes later. तो मैंने सोचा कि बाहर आके थोड़ी बहुत वॉक भी कर लेता हूँ, आपको थोड़ा बहुत जो है वो एक तरह की होम सिकनेस भी नहीं होगी कि यार घर में बैठे बैठे बना ली, और आपको माहौल भी दिख जाएगा कि इस वक्त कनाडा के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मतलब कैलगरी के अंदर भाई क्या चल रहा है, बर्फ कितनी पिघली है क्या नहीं पिघली। सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताना आप लोगों को भूल गया था, और वो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कनाडा में क्राइम, जिसकी वजह से जो है वो हम अपने मुल्क स्पेशली पाकिस्तान वगैरह को छोड़ के यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे क्राइम का क्या सीन पार्ट चल रहा है और यहाँ पे जो है वो क्या सिचुएशन है, गाड़ियां कितनी चोरी हो जाती हैं भाई पर डे के हिसाब से, पर एयर के हिसाब से, और जो मतलब घरों के अंदर डकैतियां वगैरह हैं कि अगर आप घर बंद करके गए हुए हो तो आपके घरों में जो है वो कोई भी घुस के सामान ले जाता है, या क्या सीन पार्ट होता है। तो उस बारे में भी आज डिस्कस करने वाले हैं कि भाई वो अब क्या सिचुएशन हो गई है कि लोग यहाँ पे अनसेफ अपने आप को महसूस करते हैं, कि जो मतलब वो ख्वाब लेकर आए थे कनाडा में वो उनके ख्वाब चकनाचूर कैसे हो रहे हैं, और क्यों क्या वजह है कि कनाडा की गवर्नमेंट उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है। विदाउट फर्दर एडो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हर बंदे का जब वो कनाडा आता है कि वो ये सोचता है कि यार मुझे कनाडा में क्या जॉब्स मिलेंगी, कैसे मिलेगी, मेरा स्किल सेट क्या है, मैंने अपने पाकिस्तान इंडिया वगैरह में या फिर जो भी होम कंट्री से आ रहा होता है मैंने क्या क्या पढ़ाई की हुई है, मेरे पास किस किस चीज़ का एक्सपीरियंस है और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी एबिलिटी क्या है, और ये सब चीज़ें होती हैं ताकि जो है वो उसकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है वो अपनी कवर कर सके, और बाकी जितनी भी चीज़ें होती है मतलब हाउसिंग हो गई, घर भेजना हुआ कि अपने पेरेंट्स को पैसे या कुछ भी हुआ, या अगर जो है वो स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आ रहा है तो वो फीसें निकालना वगैरह होता है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इसकी वजह से बंदा चाहता है कि यार उसको कोई अच्छी जॉब मिल जाए। जॉब का क्या चक्कर हो रहा है कनाडा के अंदर आजकल, क्योंकि जॉब की मारामारी इतनी ज़्यादा हो गई है, लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं कि यहाँ पे अजीब हाल हो गया है। एम्प्लॉयर जो होते हैं वो भी बहुत आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत कम पैसों पे काम करवा रहे हैं यहाँ पे, और बहुत कुत्तों वाला काम करवा रहे हैं उन कम पैसों पे। एक तो आपको पता है मिनिमम वेज के भी बहुत मसले मसाइल है, खैर वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बात ये है कि अगर एक जो है वो जॉब आती है, कोई एडवर्टाइज होती है, कोई एक लिस्टिंग आती है, तो वहाँ पे कई 100 कई हज़ार लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और जो है वो वहाँ पे लाइनों में लगा के खड़े हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि भाई उनका जो है वो अब क्या गेम रहेगा, वहाँ पे इंटरव्यू कॉल्स आएंगी नहीं आएंगी। उसके बावजूद वहाँ पे क्या होता है कि जो आपके अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, ये जो आपकी PR होते हैं, रेफरेंसेज होते हैं, उनको भाई वो जॉब मिल जाती है। अब वो चाहे छोटी जॉब हो चाहे वो बड़ी जॉब हो, मैंने यही देखा है और तमाम लोगों से जो बात करके मेरा अंदाजा हुआ है, और यही वो लोग बताते हैं कि भाई अगर आपका रेफरेंस तगड़ा होगा तो फिर आपकी जॉब कहीं पे भी आराम से हो जाएगी, चाहे आपको वो काम आता हो या नहीं आता हो। वो जो बंदा होगा आपका रेफरेंस वाला वो अपने किसी कोलीग्स को या इधर उधर बोल बाल के वो आपको काम सिखवा देगा वहाँ पे, और आप जो है वो गुड टू गो हो जाओगे। अदरवाइज आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी भी तरह की हो, छोटी मोटी कोई रिटेल की जॉब हो, ग्रोसरी की जॉब हो, या फिर कोई ऑफिस जॉब हो, कोई जॉब आपको नहीं मिलेगी अनलेस कि आपका कोई रेफरेंस नहीं होगा कनाडा के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा गेम है। और शुरू में हम लोग जब नए नए आए थे यहाँ पे कनाडा तो हमने भी काफ़ी सफ़र किया इन चीज़ों को शुरू में लेके, क्योंकि जब हम लोग जब भी कोई जॉब अप्लाई किया करते थे तो जॉब्स उस तरह नहीं मिलती थी जिस तरह की मिलनी चाहिए, जो हमारा वर्क एक्सपीरियंस है, जो हमारी फील्ड रही है, जो हमारा स्किल सेट है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो काफ़ी ऑलरेडी लोग हुआ करते थे या फिर उनके रेफरेंसेस हुआ करते थे, या फिर जो है वो मार्केट में इतने ज़्यादा लोग आ गए थे और जॉब्स कम थी, उसकी वजह से जो है वो आपको कभी जो है वो इंटरव्यू मोस्टली तो वैसे कॉल ही नहीं होते। आजकल 6 महीने से बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो 6-6 महीने हो गए जिनको कनाडा आए हुए, जिनको 1-1 साल हो गया और उनको अब तक ढंग की जॉब नहीं मिल पा रही है उनकी फील्ड के अंदर। हाँ, ऑल्दो के IT के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको शायद जॉब मिल जाती होगी, क्योंकि ज़ाहिर उनका एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है, बट IT के चंद ही लोग होते हैं, बाकी तो नॉर्मल लोग हज़ारों और दूसरे काम कर रहे होते हैं जो आजकल जो है वो कनाडा में जॉब को लेके बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह बन रही है कि जो अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को जो है ना वो नहीं कर पा रहे, कोप नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह से जो है वो सोच रहे हैं कि मतलब आया कनाडा इतना वर्थ इट है भी कि नहीं है कि हम यहाँ पे रहें या नहीं रहें। तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया कनाडा में। उसकी वजह से जो है वो काफ़ी लोग ऐसे सोचने के ऊपर मजबूर हो गए हैं कि मतलब कनाडा इतना वर्थ इट है कि नहीं है, कि हमने आगे का क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जॉब का कि जो है वो जॉब मार्केट इस वक्त कनाडा की बहुत ज्यादा गंदी हुई है, और इसी के साथ एक कनेक्टेड मार्केट है जिसको मिनिमम वेज कहा जाता है। अब कनाडा के अंदर चक्कर ये है, यहाँ पे प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करता है कि कहाँ पे कौन से प्रोविंस में उसके बड़े शहर में कितनी जो है वो मिनिमम वेज होगी। अब जैसे ओंटारियो वगैरह की बात करें तो वहाँ पे इस साल समझ लो पिछले साल $16.5 हो गई मिनिमम वेज, और एल्बर्टा की अगर मैं बात करूँ जहाँ पे कैलगरी है तो वहाँ पे पिछले 5 से 6 सालों से मिनिमम वेज जो है वो $15 पर आवर ही है। अब $15 पर आवर में आप अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को किस तरह जो है वो मतलब कोप कर पाओगे, बहुत मुश्किल होता है ऑब्वियसली। उसी में आपको जो है वो अपने घर का रेंट भी देना है, उसी में आपको अपनी ग्रोसरी भी खरीदनी है, उसी $15 पर आवर में। अगर आप $15 को मल्टीप्लाई करो 8 घंटे से
उसमें आपको टैक्स भी देना पड़ता है, उसमें आपका RRSP भी कटता है और सारी चीजें होती हैं। तो आपको मिल मिला के चिल्लड़ ही बचते हैं, जिसमें चिल्लड़ के अंदर मिनिमम वेज में आप मतलब सोच लो कि आप क्या क्या कर पाओगे, किस तरह कोप करोगे। अपने स्टूडेंट वीजा पे हो तो स्टूडेंट वीजा किस तरह कंप्लीट करोगे, साथ में अपने जो है वो रहने का स्टाइल कैसे पूरा करोगे, फैमिली के कैसे खर्चे होंगे। तो ये सारी चीजें होती है। मतलब ये एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जो $1-2 लाख कमा रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जाएंगे कि जो है ना वो कह रहे होंगे कि भाई ये कर लो, उस तरह कर लो। मगर हर इंसान का अलग अलग एक तरीका होता है और हर इंसान की एक अलग अलग माइंड सेट होता है और स्किल सेट होता है। वो उस लिहाज से ही ऑब्वियसली वो कमा रहा होता है। बट गवर्नमेंट्स का ये काम होता है कि वो सबको जो है वो मैनेज करके चलें और कॉस्ट ऑफ लिविंग और जो मिनिमम वेज होती है उन तमाम चीज़ों को मतलब एक साथ लेके चलें, ताकि हर बंदा जो है वो उसके लिए लिवेबल, वो शहर और जो भी मुल्क होता है वो लिवेबल रहे। ऐसा ना हो कि मतलब आउट ऑफ दी लिमिट हो जाए वो चीज़, हर चीज़ कि वहाँ पे रहना एक जो है वो मुश्किल बन जाए, अजाब बन जाए। इसी के साथ जो तीसरा बड़ा पॉइंट होता है वो होता है हाउसिंग का। और हाउसिंग यार कनाडा के अंदर अनकंट्रोलेबल हो गई है। जो हम लोग पहले 2020-21 के अंदर रेंट वगैरह चेक किया करते थे, ओंटारियो के वो आते थे 2 बेडरूम का जो अपार्टमेंट था, आपको समझ लो $1500 से $1700 पर मंथ के हिसाब से आराम से मिल जाता था। और अगर एक नॉर्मल टाउन हाउस वगैरह की बात करें तो वो आपको तकरीबन $2200-2300 पर मंथ के हिसाब से आराम से मिल जाता था। थोड़ा दूर मतलब GTA के अंदर नहीं, बट मिल्टन में या हैमिल्टन वगैरह की अगर मैं बात करूं या फिर किचनर वाटरलू की बात करूं ओंटारियो के, तो वो आपको मिल जाता था। इसी तरह हमें कैलगरी में भी जब हम लोग देखते थे तो हमें आराम से जो टाउन हाउस था, हम तो अपार्टमेंट को देखते ही नहीं थे, तो वो जो टाउन हाउस था वो हमें आराम से मिल जाता था अराउंड 1700-1600 आराम से पर मंथ के ऊपर। अच्छा बड़ा टाउन हाउस जिसमें 2 बेडरूम भी होते थे, लिविंग रूम होता था, आपका जो है वो गैराज होता था और बहुत सारी चीजें होती थी। तो वो आपको आराम से इतने डॉलर्स का मिल जाता था। तो आपकी एक वो हो जाता था कि यार आप 2020-21 की बात कर रहा हूँ, जब मतलब कोविड खत्म हुआ था, तो आपका एक होता था कि यार हाँ आप इतना जाके कोप कर पाओगे और ये सारी चीजें अफोर्ड कर पाओगे, एक अच्छा घर ले लोगे, अपनी फैमिली को सुकून से रख लोगे। बट वो आहिस्ता आहिस्ता आगे ड्रीम जो था वो डेड हो गया और उसकी वजह से हमें ओंटारियो जो है वो अनफॉर्चुनेटली छोड़ना पड़ा, जो कि एक बहुत अच्छा बड़ा जो है वो सूबा है मतलब, और उसका बड़ा शहर टोरंटो समझ लो। GTA अगर अराउंड की बात करूँ तो वो हमें उसी वजह से छोड़ना पड़ा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा हाई हो गई कि फैमिली के साथ वो अनअफोर्डेबल बन गया बिल्कुल। और जो मतलब वर्थ इट भी नहीं है यार। कि तो सोचो अगर आप अपनी जिंदगी की सारा जमा पूंजी मतलब किरायों के अंदर ही लुटा दो तो वो कोई बेवकूफ़ी वाली बात होगी। और साथ ही में जो मतलब वहाँ पे घर खरीदना एक जो कैनेडियन ड्रीम होता है लोगों का कि यार घर कनाडा में जाके घर खरीदेंगे, तो वो भी ऑलमोस्ट डेड होते जा रहा है ओंटारियो के अंदर। क्योंकि वहाँ पे जो नॉर्मल समझ लो 4-5 लाख $5-6 लाख के आपको घर आराम से मिल जाया करते थे, अच्छे बड़े घर समझ लो फैमिली होम्स, वो आपको तकरीबन जो है वो $6-7 लाख के आराम से मिल जाते थे ओंटारियो में, टोरंटो के अंदर। और आपको अपार्टमेंट समझ लो $3-4 लाख के उस टाइम पे मिल जाया करते थे कोविड से पहले। इसका इंटरेस्ट भी कम होता था, तो आराम से लोग अफोर्ड कर पाते थे अपनी जॉब्स के साथ और सारी चीजें होती थी। बट वो सारी चीजें जो है वो समझ लो ऑलमोस्ट डेड हो गई हैं। ओंटारियो में तो रहना बहुत मुश्किल हो गया, वहाँ पे घर खरीदना, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग थी, हाउसिंग थी, वो बहुत उसका बुरा हाल हो गया है। इसी तरह हम आते हैं अब कॉस्ट ऑफ लिविंग की तरफ, जो चौथा बड़ा हमारा पॉइंट है कॉस्ट ऑफ लिविंग का कनाडा की। तो इस वक्त कनाडा की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है बहुत ही उसका बुरा हाल है। इन्फ्लेशन मतलब समझ लो बहुत ज्यादा हाई हो गई है और यहाँ पे ग्रोसरी की जो समझ लो प्राइस है उसका बदतरीन हाल है। एक चीज आपको कभी मिलती है $2 की, तो अगर आप जो है वो 2-3 दिन के बाद जाओगे तो वही चीज $2 की जगह जो है वो $4 की हुई होगी, कहीं $5 की हुई होगी। तो मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है उस चीज का कि उसको किस तरह मेंटेन रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना। ग्रोसरी के ऊपर इतनी ज्यादा जो है वो मारा मारी है। तो ग्रोसरी की हाई होने की वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हाई हो गई है। इसमें सारी चीजें एडअप करती हैं आपका जो है वो ग्रोसरी आपकी एडअप करती है, आपका जो रेंट होता है वो भी समझ लो सारी कॉस्ट ऑफ लिविंग में, हाउसिंग में आ जाता है। इसी तरह आपकी जो गाड़ी की लीजिंग होती है वो बहुत ज्यादा हाई हो गई। कनाडा में 2020 से पहले ऐसा होता था कि आपको 0% इंटरेस्ट पे और 0% मार्कअप जो होता है मतलब इंटरेस्ट मार्कअप, उसके ऊपर गाड़ी मिल जाती थी। 0 डाउन और 0 मार्कअप पे आराम से गाड़ी मिल जाती थी। किसी भी गाड़ी को ले लो, होंडा ले लो, टोयोटा ले लो, किया ले लो, या फिर जो है वो हुंडई वगैरह, कोई भी आपको आराम से गाड़ियां हजारों की तादाद में होती थी। मगर कोविड ने ऑब्वियसली काफी कमर तोड़ दी है। जिस तरह मुल्कों की, इस तरह कनाडा में भी काफी जो ये भंडे इन्होंने मारे हैं इमिग्रेशन वगैरह को चीजों को लेके, तो उसमें काफी जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से लोग जाने को मजबूर हो गए ऑब्वियसली। क्योंकि जब आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, आपका जो है वो पॉवर्टी की लाइन में आ जाओगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप भी सोचोगे कि मतलब ये वर्थ इट है भी यहाँ पे रहना, जिस चीज के लिए मैं आया था वो चीज मुझे मिल भी रही है या नहीं मिल रही, या फिर मैं मतलब मूव कर जाऊँ। काफी लड़के इस चीज को लेके जो है वो जो फैमिली वाले होते हैं वो बहुत परेशान है इस चीज में। कभी कभी मैं भी, दिमाग में मेरी बहुत सारी
सारी चीजें आती हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, वो है क्राइम का। मतलब हम लोग पाकिस्तान वगैरह से इसलिए यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे यार क्राइम नहीं होगा, जो हम मोबाइल लेंगे तो वो इस तरह छिनेगा नहीं, या फिर कोई गाड़ी जो इंपॉर्टेंट होती है हमारी की अगर गाड़ी लेंगे तो गाड़ी छिनेगी नहीं। मेरे साथ ऐसा हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। मोबाइल तो आपको पता है छिनते ही रहते हैं साथ में, मगर मेरी गाड़ी भी जो है वो गन पॉइंट के ऊपर वो ले गए थे। यहाँ पे ये है कि गन पॉइंट के ऊपर नहीं लेके जाते कनाडा में, बट यहाँ पे कार थेफ्ट बहुत ज्यादा आम हो गया। ओंटारियो की बात करूँ तो बहुत ही बुरा हाल है ओंटारियो वगैरह का। ब्रैम्पटन, मिसिसागा में तो हजारों की तादाद में गाड़ियां उठ रही हैं, और पूरे कनाडा में ओवरऑल लास्ट ईयर की बात करूं तो 1,05,000 से भी ज्यादा जो है वो गाड़ियां चोरी हुई हैं। मतलब यार समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट किस तरह चल रही है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आगे क्या कंट्रोल करने वाले हैं, इनका क्या प्लान है क्राइम को लेके, और मतलब इस तरह क्राइम हो कैसे रहा है मुझे तो समझ में ये बात नहीं आती। इतने सीसीटीवी फुटेज भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी इतना गाड़ियां मतलब चोरी हो रही हैं, और चोरी होके वो यूएई जा रही हैं, अफ्रीका जा रही हैं, पता नहीं कौन कौन से मुल्कों में एक्सपोर्ट की जा रही है। मतलब उनको कोई रोकने वाला उस तरह नहीं है कि गाड़ियां चलो चोरी हो गई, माना चोरी होने के बाद वो गाड़ियां जो है वो एक्सपोर्ट कैसे हो रही है, वो पोर्ट से बाहर कैसे निकल रही है। गवर्नमेंट इस चीज को नहीं देख रही कि यार लाखों की मिलियंस ऑफ डॉलर की गाड़ियां जो है वो आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो रही है अल्टीमेटली, और वो इस तरह, क्योंकि जब वो गाड़ियां चोरी होती हैं तो गाड़ियां जिस इलाकों से ज्यादा चोरी होती है तो इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं कि भाई इसकी कॉस्ट जो है ना वो डबल ट्रिपल कर देते हैं। कि अगर एक गाड़ी आपकी है होंडा वगैरह की, आप जाके जरा चेक करो तो आपको $600-700 की जो है वो गाड़ी की इंश्योरेंस पर मंथ के हिसाब से मिलेगी, जो कि भाई इस टू हाई है। मतलब सोचो यार, $500-600 पर मंथ सिर्फ गाड़ी की इंश्योरेंस चला जाएगा। इसी तरह जो है वो $2,500 या $3,000 अगर आपका रेंट चला जाएगा, तो आप जो भी कमा रहे होगे तो मतलब आप सिर्फ गवर्नमेंटों के लिए या फिर जो है वो बैंकों के लिए कमा रहे होगे, आपकी अपनी जेब में तो चिल्लड़ भी नहीं आ रहे होंगे। तो आया आपका मतलब फायदा है भी कनाडा में रहने का या नहीं है, या फिर आप बेवकूफ़ी बन रहे हो यहाँ पे बैंकों के हाथों या फिर गवर्नमेंट के हाथों, समझ में नहीं आ रहा है इस चीज़ को। क्योंकि ये काम गवर्नमेंट का है कि जो आप टैक्सेस दे रहे होते हैं, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, क्राइम को और तमाम चीज़ों को, कॉस्ट ऑफ लिविंग को और तमाम चीज़ों को उसके लिए लिवेबल बनाती है अपने शहरियों के लिए। एनीवे बात ये है कि मैंने सोचा कि ये वाला पॉइंट भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ क्राइम का। और काफ़ी घरों में जो है वो वहाँ पे मतलब क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अगर मिसिसागा, ब्रैम्पटन और उसकी बात करूँ, इवन कैलगरी की बात करूँ, तो कैलगरी में भी कभी कभी ऐसा क्राइम हो जाता है। मैंने मतलब ऑस्ट्रेलिया में उस तरह का क्राइम बहुत कम देखा है। मैं ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे मूव किया हूँ कि यहाँ पे जो है वो जो जिस तरह बड़े शॉपिंग सेंटर्स होते हैं तो यहाँ पे काफ़ी शूटिंग्स हो जाती हैं वहाँ पे, और समझ में नहीं आता कि मतलब किस तरह हो जाती हैं और उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो पॉइंट है काफ़ी लोगों के यहाँ से वापस जाने का, क्योंकि उनको सेफ्टी के जो है वो मसले मसाइल बहुत सारे लोगों को आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये भी डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मुसलमानों के बच्चों को समझ लो एक और एडिशनल पॉइंट जो है वो फेस करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही समझ लो नेगेटिव पॉइंट है, और वो रिलेटेड है मतलब LGBTQ से रिलेटेड। अब वो वहाँ पे अगर बड़े बड़े प्रोविंसेस की बात करूँ मैं, ओंटारियो की या फिर BC वगैरह की, तो वहाँ पे जो तालीम दे रहे हैं वो यार वो बहुत ही खतरनाक है LGBTQ से रिलेटेड, और वो कंपलसरी होती है। जो किंडरगार्टन से समझ लो अब चल रही है, शुरू कर दी है उन्होंने किताबें। बहुत सारे लोगों ने बताया कि ऐसी ऐसी चीजें कर लेते हैं, आप उसके ऊपर कुछ बोल भी नहीं सकते उनको, और आपका कोई कंसेंट भी नहीं मांगा जाता। नॉर्मली ये होता है हमारे बच्चों के स्कूलों में भी कि अगर इवन वो छोटा मोटा कोई बाहर जा रहे होंगे, कहीं एक्सकर्जन के लिए जा रहे होंगे, तो उनसे हमसे जो है वो कॉन्सेंट फॉर्म साइन किया जाता है, और कॉन्सेंट फॉर्म में ये लिखा होता है कि भाई कोई ऐसी चीज हो गई तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, ये हो गया वो हो गया। तो जो है वो आपके बच्चे को कोई चोट लग गई तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, तो आप कॉन्सेंट फॉर्म साइन कर दें। और इन चीजों के लिए छोटी मोटी स्केटिंग होती है, उसके लिए कॉन्सेंट फॉर्म साइन हो जाता है। बट इतनी बड़े बड़े वो काम कर रहे हैं, बच्चों का जेंडर चेंज कर देते हैं, तो उसके बाद अगर वो कोई माँ बाप उनसे कुछ बोलेंगे तो उनको माँ बाप को जेल में उठा के डाल देंगे, और नहीं अगर करेंगे तो फिर वो बच्चा उनसे छीन लेंगे, और जो उनकी जिंदगी भर की जो है वो दौलत, हम जैसे लोगों की स्पेशली बच्चे होते हैं, वो हम लोग इतनी ज़्यादा चीज़ें इन्वेस्ट नहीं करते जितनी बच्चों में अपनी फैमिली में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी हमसे छीन ली जाती है। क्योंकि इस वजह से, क्योंकि हम लोग जो है वो मतलब लिबरल माइंडसेट नहीं है, या फिर हम उनको बच्चों को उनके खिलाफ वो कर रहे हैं। जबकि यार 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको तो शराब पीना भी जो है वो यहाँ पे ममनू है, और बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, ड्रग्स नहीं कर सकते और बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो फिर यार तकरीबन 15-16 साल की उम्र तक तो एटलीस्ट देख लो कि अगर वो चीज़ें बच्चे, अगर उनको लग रहा होगा कि वो सही है तो फिर उनके हिसाब से ठीक है, फिर वो कर ले भाई, जो भी है। हम तो किसी को मना नहीं कर रहे, बट ये है कि इतना तो मतलब माँ बाप को हक होना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी माँ बाप हो। यार माँ बाप अपना इतना टाइम लगाते हैं, इतनी जो है वो मेहनत लगाते हैं, और उनसे ये चीज़ छीन ली जाए तो विच इज़ नॉट फेयर फॉर
एवरीवन फॉर अस स्पेशली। तो इसलिए भी काफ़ी ऐसे मुसलमान मैं जानता हूँ, लोगों को किसी का नाम नहीं लूँगा, बट मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लोग यहाँ से यूएई वगैरह मूव हुए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो आपको पता है कि जो है वो काफ़ी ऊपर नीचे रहते हैं, ख़राब रहते हैं। तो काफ़ी ऐसे पाकिस्तानी हैं हमारे जो सोचते हैं कि वो यहाँ से मतलब उनके पास कोई ऑप्शन है जाने का, तो वो मिडल ईस्ट वगैरह चले जाते हैं, दुबई वगैरह चले जाते हैं। वहाँ पे ये है कि टैक्स फ्री भी इनकम होती है एक तरह से, और वो लोग जो है वहाँ पे अच्छे माहौल में, एक इस्लामी माहौल में अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लेते हैं, और उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वो यहाँ पे आ जाते हैं। अब काफ़ी लोग इस बात से भी जो है वो अग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे, जो भी करेंगे, बट ये कि हर फैमिली का जो सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है, और हर फैमिली को अपने हिसाब से जीने की जो है वो बिल्कुल इजाज़त होती है। अपने हिसाब से जो उसको सही लगता है वो वही करता है। जो काफ़ी लोग, और वो वही चीज़ जो है वो बाकी लोगों को बहुत गलत लग सकती है, तो इट डजेंट मैटर, मगर वो अपनी फैमिली अपने हिसाब से सोचती है, और जो उस वक्त उसको सही लग रहा होता है वो वही करती है फैसला, अपने जो पर्सनल सर्कमस्टेंसेज होते हैं उस लिहाज से। अब हो रही है सर्दी, और बाकी के पॉइंट हम घर में चल के डिस्कस करते हैं। इसी तरह जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है भाई मेडिकल का, हेल्थ का। मतलब यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि यार ज़बरदस्त मेडिकल का हेल्थ सिस्टम होगा, ये होगा वो होगा। वो होता है उस सूरत में कि आप एक दफ़ा हॉस्पिटल चले जाते हैं तो आपको मतलब वहाँ पे मरने के लिए नहीं छोड़ देंगे कि आप जो है वो यहाँ पे लोग मर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पे जब आते हैं तो एक सिस्टम होता है कि एक फैमिली डॉक्टर का, आप फैमिली डॉक्टर का चक्कर ये होता है कि आपको फैमिली डॉक्टर के लिए महीनों महीनों कभी जो है वो आपको वेटिंग में डाल दिया जाता है कि यार अच्छा आप वहाँ रहते हैं तो भाई आपके इलाके में तो ये 4-5 फैमिली डॉक्टर हैं, तो आप उन्हीं के से साथ जाएं, वहीं से कंसल्ट करें, और आपको आगे जो भी टेस्ट होगा हॉस्पिटल में कहीं पे भी रेफर करना होगा, कोई स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा, तो आपको एक रेफरेंस चाहिए होता है। अनलेस कि आप जो है वो हॉस्पिटल जाएं, अब आप किसी भी हॉस्पिटल जाएंगे तो यहाँ पे 8 से 10 घंटे का आपको जो है वो वेटिंग पीरियड होगा। उतनी देर में तो जो बंदा जिस बीमारी के लिए गया होगा वो बीमारी भी पता नहीं भूल जाएगा कि भाई मैं बीमार किस चीज़ के लिए था क्या नहीं था। तो 8 से 10 घंटे, कभी कभी 15 घंटे भी जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर यहाँ पे ख्वार करा दिया जाता है। अनलेस कि आपको कोई वाकई में ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए जो लाइफ थ्रेटनिंग हो, उस सूरत में आपको सिर्फ जो है वो देख लिया जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है या क्या नहीं है। मगर आपको ज़्यादातर केसेस के अंदर मैंने यही देखा है, जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, यही देखा गया है कि आपको जो है वो 10 से 12 घंटे आपको वेटिंग में डाल दिया जाता है। और इंतज़ार करें आप हॉस्पिटल में, जब आप फर्स्ट टाइम जाते हैं तो आपको फर्स्ट टाइम जो है वो चेकअप वेकअप तो हो जाएगा, उसके बाद आपको 8-10 घंटे का वेट होगा, और उसके बाद फिर 3-4 घंटे आपको डॉक्टर को आने में लग जाएंगे। फिर वो डॉक्टर आएगा, चेकअप करेगा, वो करेगा, ये करेगा, तो आप 12-15 घंटे की कहानी समझ लो आपकी कहीं पे भी नहीं गई। और दूसरी बात ये कि ये तो हॉस्पिटल का हाल है। अगर आपको फैमिली डॉक्टर चाहिए तो आपको पूछ लिया जाता है कि भाई आपको अच्छा हाँ यहाँ पे क्या है, कितने लोग हैं, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद फिर फैमिली डॉक्टर आपको ढूंढने में महीनों लग जाते हैं, आप लाइन में लगे रहते हैं। और आपको अगर फैमिली डॉक्टर मिल जाता है, अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, आज आपकी तबीयत खराब है, तो आपको बोलेंगे भाई कि आप अगले हफ्ते आइएगा, भाई अभी तो डॉक्टर साहब फुल हैं, बुकड हैं, ये है वो है। तो यार डॉक्टरी का जो सिस्टम है यहाँ पे, जो मेडिकल का सिस्टम है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद ओवरऑल। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ करता था कि वहाँ पे ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में भी ऐसा होता है ऑब्वियसली कि आप चले जाओ भाई अपॉइंटमेंट लेके, 1-2 दिन के बाद का आपको मोस्टली जो है वो 1 आध दिन के बाद का ही अपॉइंटमेंट मिल जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में भी एग्जैक्टली यही हुआ करता था जब हम लोग रहते थे वहाँ पे, कि वहाँ पे हम लोग जाते थे, ज़्यादातर वॉक इन क्लिनिक होते थे। यहाँ पे बहुत ही कम वॉक इन क्लिनिक है, उसमें भी आपको 4-4 5-5 घंटे जो है वो ख्वार किया जाता है। और फिर वो बार बार आपसे बोलते हैं कि भाई आप एक फैमिली डॉक्टर ले लें, आप ये कर लें, आप वो कर लें। बट ऑस्ट्रेलिया में ऐसे नहीं होता, ज़्यादातर फैमिली डॉक्टर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फैमिली डॉक्टर का। मैं जितना 10 साल रहा हूँ वहाँ पे, तो आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, आपका अगर आप सिटीजन वगैरह होते हैं तो आपको मेडिकल के कार्ड के ऊपर आपको डील कर दिए जाते हैं, नहीं तो आपके पास अगर प्राइवेट इंश्योरेंस होती है तो आपको प्राइवेट इंश्योरेंस वो ले लेते हैं, और आपको जो है वो वहाँ पे आप पैसे पे करते हैं और आपको बाद में क्लेम वगैरह मिल जाता है। बट यहाँ पे सिस्टम बहुत ही अलग तरीके से वर्क करता है, और बहुत लेंदी सिस्टम है, जो मतलब वाकई में आम इंसानों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। इस वजह से भी काफ़ी ऐसे फैमिली वाले होते हैं जो डे टू डे मतलब उनको बार बार डॉक्टर्स के पास जाना होता है, क्योंकि ज़ाहिर है कपल्स के पास ये चीज़ें कम होती हैं और कपल्स जो है वो बहुत कम जाते हैं। बट जो फैमिली वाले, हम जैसे फैमिली वाले लोग हो गए, उनको ऑब्वियसली डॉक्टर्स मतलब चाहिए होते हैं। कभी बच्चों को कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी वैक्सीन लग रही है, वैक्सीन के भी बड़े बड़े भंडे यहाँ पे। मैं मतलब आपको किस किस चीज़ों में बताऊँ, यहाँ पे जो है वो महीनों की ख्वारी हो जाती है उस चक्कर में। अब ये भी है, प्रोवेंस टू प्रोवेंस वेरी करता है, सिटी टू सिटी वेरी करता है। ओंटारियो के अंदर इस चीज़ का डिफरेंट सिस्टम है, वहाँ डॉक्टर लगा लेते हैं,
यहाँ पे एक डिफरेंट सिस्टम है, यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर बने हुए होते हैं कैलगरी के अंदर, वही आपको डील करते हैं। जो नॉर्मल जीपीज होते हैं वो आपको डील नहीं करते, वो वैक्सीन नहीं लगाते। तो हर शहर का एक सिस्टम अलग है। एनीवे तो ये भी एक सिस्टम था। और मेडिकल का तो ये गेम समझ लो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो ही गया। बाहर के मुल्कों में आके हमें ये भी ऑब्वियसली चीज़ें करनी पड़ती हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे अपने कंट्रीज़ के अंदर फटाफट जो है वो इमरजेंसी आपको मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी बात ये कि अब एक और जो आखिरी जो हमारा पॉइंट रह गया है समझ लो वेदर का, वो यार बड़ा ही मतलब वाकई में डिप्रेसिंग हो जाता है। जब हम लोगों ने लैंड किया था टोरंटो, तो काफ़ी लोगों ने हमें बोला कि यार उस टाइम पे अक्टूबर का टाइम था 2022, और उस वक्त बड़ा अच्छा वेदर था। हमें लगा कि यार अब इतना ज़्यादा वो नहीं होता होगा, बट ये कि आहिस्ता आहिस्ता जब वो रियलिटी आनी शुरू हुई कनाडा की, वेदर को लेके इतना डिप्रेसिंग हो जाता है, हर चीज़ वाइट वाइट हो जाती है। तो बड़ा वो मुश्किल काम होता है। मतलब और जो हमारे जैसे बंदा जो पाकिस्तान से वो ऑस्ट्रेलिया मूव कर गया और फिर ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे आ गया हो, उसके लिए इतना हार्श वेदर देखना, मतलब -30, -40, -15 में नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ करना, स्कूल बच्चों को लेके जाना लेकर आना, बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स पे जाते हैं, उनको उस तरह मतलब कोप करना। अब जो आपकी रोड्स होती हैं वो स्लिपरी हो जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको बर्फ़ उठानी पड़ती है जिसको आपको आदत नहीं होती, नहीं तो आपको फ़ाइन हो जाएगा। आपके घर के बाहर से आपके जो वॉकवेज होते हैं, पेडिस्ट्रियन वेज होते हैं, वो क्लियर करने होते हैं, ड्राइव वे क्लियर करके आपको जो है वो बर्फ़ उठानी पड़ती है। और उस तरह का डिप्रेसिंग वेदर आपको तकरीबन 3, 4 से 6 महीने वो कभी ऑलमोस्ट देखना पड़ता है। तो वो भी एक बहुत ही जो है वो माइनस पॉइंट होता है। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो है वो उस चीज़ को बहुत मतलब कोप नहीं कर पाते और बहुत बीमार हो जाते हैं, और वो हो जाते हैं। और मैं भी मेरे साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था जब मैं कनाडा आया था, समझ लो अक्टूबर नवंबर में। उसके बाद फिर मेरी ऐसी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे वर्टिगो हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई। मेरी जो है वो बॉडी के अंदर अजीब अजीब से पेन होने लगे, जो मुझे ज़िंदगी में कभी भी नहीं हुआ करता था। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रिलेट कर सकते होंगे इस चीज़ को, कि उनको ऐसी जो है वो चीज़ें हुई, बाद में बॉडी के अंदर चेंजेस आ गई, या हाई एल्टीट्यूड की वजह से हो गई, या फिर एक्सट्रीम जो सर्दी होती है उसकी वजह से हो गई। बहुत सारे लोगों को एक्सट्रीम गर्मी की वजह से हो जाती होगी। तो यहाँ की अगर बात करें कनाडा में, तो एक्सट्रीम सर्दी की वजह से बहुत सारे लोगों को ऐसी बीमारियां हो जाती हैं वक्त से पहले। वो जो है वो उनकी बॉडी के अंदर ऐसी चेंजेस हो जाती हैं जो शायद पता नहीं बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं। तो ये भी एक बहुत वो बड़ा जो है वो पॉइंट होता है रिवर्स माइग्रेशन का। बहुत सारे लोग इस चीज़ को जो है वो झेल नहीं पाते, वो यूएसए चले जाते हैं, बहुत सारे लोग मिडल ईस्ट वगैरह जा रहे हैं, कुछ लोग तो पाकिस्तान इंडिया वापस जा रहे हैं इसी वजह से वेदर की चीज़ों को लेके। सो ये सारे पॉइंट्स से मैंने सोचा कि यार आज की वीडियो के अंदर जो डिस्कस करते हैं और बताते हैं आपको कि मतलब आप लोग की इस बारे में क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हो कि मतलब कनाडा ये वर्थ इट अब 2024 के अंदर रहा है या नहीं रहा है, या बहुत सारे लोग जो फैसला कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अग्री करेंगे, डिसअग्री करेंगे, जो भी करो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। और अगर चैनल पे नए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कमेंट लाइक ज़रूर किया करो। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।